नमस्कार दोस्तों। आज के स्टॉक लर्निंग में हम जानेंगे श्री गणेश को लेकर के। और श्री गणेश की बात कर रहा हूँ तो मैं किसी गणेश भगवान की बात नहीं कर रहा हूँ। एक कंपनी है जिसका नाम है श्री गणेश बायोटेक। और ये कंपनी एक पेनी स्टॉक की कैटेगरी में आता है, जो कि खास के देखा गया कि 1 रुपए के आसपास की स्टॉक है। और स्टॉक में यदि चर्चा किया जाए सबसे पहले कदम में, तो वो कहती है नंबर ऑफ शेयर होल्डर को, जहाँ पे तादाद नियरली देखा गया करीब करीब 2 लाख के आसपास की नंबर ऑफ तादाद है। किसको लेकर के? शेयर होल्डर को लेकर के। तो क्या यहाँ पे लगातार मार्केट ने बूस्ट करती नजर आती है या फिर लगातार गिरावट का संकेत देता है? क्योंकि अक्सर 3 तरह की क्वायरी आती है माइंड के अंदर। जो जो स्टॉक की करंट प्राइस है, ये प्राइस क्या क्या ऊपरी सतह के लिए चल रही है या फिर ब्रेकआउट के साथ की बात कर रहा हूँ। दूसरा, क्या ये सेम प्राइस रेंज में ट्रेड करने वाली है या क्या ये निचली सतह के लिए खुलती नजर आती है? तो आज हम तीनों एस्पेक्ट को लेंगे एक एक करके। पहले जानेंगे एक एक एस्पेक्ट को, क्या क्या कहने वाली है स्टॉक को लेकर के, और क्या इसकी फंडामेंटल से लेकर के टेक्निकल टेक्निकल से लेकर के मार्केट के जो ट्रेंड कहती है वो क्या दर्शाती नजर आती है कुछ टाइम फ्रेम में, जहाँ पे देखा जा सकता है। चलिए जानते हैं इस स्टॉक को लेकर के, जिसका नाम है श्री गणेश। इसकी वेबसाइट्स पे आने के बाद ऐसा लगता है कि स्टॉक में कंपनी का कोई वेबसाइट्स, एक डेवलप्ड वेबसाइट नहीं है, केवल एक पेज का वेबसाइट्स है। वेबसाइट पे क्या है, कंपनी की कोई प्रोडक्टिविटी के बारे में कुछ नहीं कहती है, क्या करती है, कैसी, इनके पास क्लाइंट्स लिस्ट क्या है, किसके लिए सर्विस देती है, ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन देखने को नजर नहीं आती है। सबसे पहली बात, जब यहाँ पे स्कैनर के ऊपर देखा जाता है तो कंपनी कहती है जो हम क्या करते हैं, हम ट्रेडिंग इन द सीड्स एंड द भूसीज की बात करती है। अब ट्रेडिंग एंड द सीड्स की बात कर रही है तो ट्रेडिंग इन द सीड्स मतलब जो कि खास के ये देखा कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को लेकर के हो सकता है कामकाज करती है। तो इनको जानने वाली बात ये होगी जो इनका इनका सेक्टर क्या होगा और सेक्टर में किसके बेसिस पे क्या परफॉर्मेंस करती है, और सेक्टर में सेक्टर बूस्ट कर रही है या फिर सेक्टर नहीं कर रही है, ये सवाल होता है। जहां पे एक सवाल और उठता है कि क्या अंडर वैल्यूड स्टॉक होने के बावजूद भी अभी देखा जाता है कि अंडर वैल्यूड स्टॉक है। तो अंडर वैल्यूड स्टॉक है तो उसका क्या, ये लगातार जंप करती है या नहीं कर रही है, सिलसिला क्या कहती है? तो यहाँ पे 1 रुपये 58 पैसे के आसपास की बुक वैल्यू है। और इंट्रेंसिक वैल्यू के बारे में कहती है इनके पास क्या है, 0.55 का। अर्थात ये देखा गया कि इनका जो एसेट्स है वो एसेट्स कुछ है ही नहीं। एसेट्स कुछ है नहीं, बुक वैल्यू है। बुक वैल्यू और एसेट्स के आपस के जो गैप की बात करूं, तो एसेट्स जितना है उसका 3 गुना केवल बुक वैल्यू है। अगले सिलसिला में देखें क्या कहती है इसको लेकर। जहाँ पे किसी भी स्टॉक को समझने के लिए कहते हैं कि स्टॉक का पी क्या होना चाहिए, काफी छोटा होना चाहिए। अब आखिर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये देखा जाता है स्टॉक के पी को लेकर के, क्या वहां पे क्राउड ज्यादा तो नहीं है? और क्राउड ज्यादा है अर्थात क्या है, डिमांड की बात करती है। तो यहाँ पे देखा गया कि अर्निंग पर शेयर करती है केवल केवल 2 पैसे का। अर्थात जो 1 रुपए का फेस वैल्यू है कंपनी का, जो नॉमिनल नोट की वैल्यू की बात कर रहा हूँ, ये कितना अर्निंग करके देता है? केवल 2 पैसे की अर्निंग करके देता है। अर्थात 2% की अर्निंग हुई। इस 2% की अर्निंग के बेसिस पे मार्केट में खरीदार कितने आ गए? जो मार्केट में इसको लेने के लिए आए वो कितना, 47.8 के रेशियो से ज्यादा की तादाद यहाँ पे बनी हुई है। जबकि इंडस्ट्रियल की जो बाकी कंपनियां हैं इसी सेक्टर की, जो कि कहती है कि 34.0 का। अर्थात इसके हिसाब से देखें यहाँ तो पहली दफा कहती है जो दिस इज ए कंपनी इज द अंडर वैल्यूड। दूसरी दफा कहती है कि इंडस्ट्रियल की कैपेसिटी के बेसिस पे ये क्या हो गया, ये कहती है ओवर वैल्यूड है। अब इसमें इन दोनों को गैप को समझना जरूरी है। एक तरफ कहती है जो अंडर वैल्यूड है, एक तरह कहती है ओवर वैल्यूड है इंडस्ट्रियल के बेसिस पे। तो आखिर इन दोनों के बीच में गैप क्यों है, किस बेसिस पे है, वो जानना जरूरी है। चलिए जानने की रफ्तार में चलते हैं और समझते हैं। जहाँ पे इंडस्ट जो कि इनकी इंट्रेंसिक एसेट्स की वैल्यूएशन की बात करें, जो यूटिलाइजेशन की बात कर रहे हो एसेट्स को लेकर के, जो वहाँ पे कंपनी ने कहा कि हमारे पास जो आरओसी है वो नियत कितना है, 1.37% का। जबकि आरओई की बात कर रही है 0.99% का। डिविडेंड का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं कंपनी का, प्रमोटर्स की कोई होल्डिंग नहीं।
अब एक सवाल कई बार बनता है मन में, अच्छा ये पेनी स्टॉक है, प्रमोटर का होल्डिंग नहीं है, आखिर ऐसा हुआ क्या, कंपनी में प्रमोटर गया कहाँ। इसके बाद आते हैं नंबर ऑफ शेयर की। तो नंबर ऑफ शेयर कितना है, करीब 39 करोड़ के आसपास का। अब यहाँ पे देखा गया कि मार्केट कैप बनती है 45 करोड़ का। तो मार्केट को, इस कंपनी को कैप्चर करना बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मार्केट में हजारों 2000 करोड़ की ट्रांजेक्शन होती है। और इसमें देखा गया कि यहाँ पे आखिर क्या है, जब मार्केट में कुछ ऐसी चीजें चलती है, मार्केट जंप करती है और फिर गिरने का सिलसिला चालू होता है। तो इसके बारे में देखें तो डेट टू इक्विटी भी पूरा क्लियर है, कुछ भी नहीं है। यदि 3 फैक्टर के हिसाब से देखें तो स्टॉक का पी कहता है ओवर वैल्यूड है, करंट प्राइस कहता है अंडर वैल्यूड है, डेट टू इक्विटी कहता है जीरो है, प्रमोटर्स होल्डिंग कहता है जीरो है। अब आती है एक सवाल, और सवाल रहता है करंट रेशियो को लेकर। आखिर इन सब के पीछे जो करंट रेशियो कहता है वो कहता है करीब करीब 7 का। अब ये एक सवाल बना है, और ये सवाल के पीछे जो ये 2% का जो प्रॉफिट बना है ना, वो 2% के प्रॉफिट में भी इनका क्या होगा, उधार सेल्स होगा। अब उधार सेल्स के पीछे देखना जरूरी ये है बात का है कि उधार सेल्स में क्या बनता है, रिस्क कितने की बनती है। तो रिस्क फैक्टर को जानना जरूरी है, क्योंकि रिस्क के बेसिस पे इसको आकलन किया जा सकता है कि आखिर मार्केट इनकी क्यों नहीं चल पा रही है, फिर क्यों चलती नजर आती है। आते हैं अगले पड़ाव पे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि हम कंप्लीट स्टडी की बात करते हैं विदाउट किसी रिकमेंडेशन और एडवाइजरी को लेकर के। अब यहाँ पे जब हम बीएसई के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे एक क्लियर मेंशन किया गया है कंपनी को लेकर। एक तो पेनी स्टॉक है, खरीदार की कोई कमी नहीं होती कभी भी, और खरीदने बेचने का सिलसिला ही मार्केट की एक स्ट्रेटजी है। तो यहाँ पे देखा गया कंपनी को लेकर के, जो यहाँ पे कंप्लायंस का इशू दिख रहा था रिसेंटली, मैं इस पर दोबारा रिफ्रेश करता हूँ इसको समझने का। और कंपनी में कंप्लायंस का इशू आ रही थी। कंप्लायंस का इशू किस बेसिस पे आ रही थी, ये तो कंप्लायंट ऑफिसर को लेकर के होगा था, क्या यहाँ पे सीएस नहीं है या कुछ ऐसा अपडेट था जो उन्होंने रिलेशन कर दिया था, क्या कंप्लायंस में कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन जो एक्सचेंज को देना चाहिए था और उन्होंने नहीं दिया। इसके पड़ाव में देखा गया कंपनी को लेकर के, जो पियर्स कंपनी है इनकी, इनकी पियर्स में देखा जाता है तो कहती है कि सन फार्मा है। अब यहाँ पे एक चीज समझ नहीं आती, जो यदि इस कंपनी का बिजनेस क्या था, बिजनेस मॉडल था किसको लेकर के, सीड्स बनाने को लेकर, सीड्स से लेकर के कारोबार था। तो इनको फार्मास्यूटिकल में किस एंगल से रखा गया, और यदि ये रखा गया तो ये देखना चाहिए जो इंडस्ट्रियल के जो पी कहता है वो पी क्या सटीक बैठता है या नहीं बैठता है। तभी इसके हिसाब से ये देखा जा सकता है कि ये जो प्राइस है इंडस्ट्रियल की, जो ग्रो रेट है वो ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। इसके बाद कहती है कंपनी को लेकर के, जो कंपनी में हो कह रहा है, कंपनी कहती है कि ऑलमोस्ट डेट्स फ्री है, बुक वैल्यू से नीचे की ट्रेड में है, और डेटर्स डे और बाकी सारी चीज़ों को चलते हैं, देखते हैं, समझते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट इसका जून तक का अपडेटेड है, और जून तक के रिजल्ट में उन्होंने कहा, जो मैनेजमेंट क्या संकेत देता है, मैनेजमेंट संकेत ये देता है जो यहाँ पे देखने को ये मिली, जो कंपनी के पास 3 करोड़ 56 लाख का टोटल सेल्स करता है, जो कि यदि उसको वाई वाई से कंपेयर करके देखें तो क्या था, करीब करीब काफी गिरावट, 8 करोड़ से सीधे धराम से गिर के 3 साढ़े 3 करोड़ पे चले जाती है। इसके बाद दूसरा संकेत की बात करता हूँ, जिसका नाम है क्यू और क्यू। क्यू और क्यू में कंपनी कहती है कि पिछले क्वार्टर से भी उनकी गिरावट आ गई। मतलब ये दोनों तरफ से क्या हुआ, यहाँ पे देखने को मिली, दोनों तरफ से पिटती नजर आई। अब यहाँ पे सिचुएशन थी, तो इसके हिसाब से ऑपरेटिंग प्रॉफिट का क्या हाल चाल। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में कंपनी कहती है हमारा क्या हो रहा है, लास्ट 2 क्वार्टर से लगातार हम नुकसान झेल रहे हैं। जब नुकसान झेल रही है कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, तो नेट प्रॉफिट मार्जिन में देखा गया कितने की, नियरली करीब करीब 24 लाख के आसपास का प्रॉफिट उन्होंने बुक किया। लास्ट क्वार्टर में प्रॉफिट बुक किया कितने का, 24 लाख का।
तो 24 लाख के प्रॉफिट में आप रेशियो निकाल के देखें तो टोटल 3 करोड़ के आस 3.5 करोड़ का टोटल सेल्स में 24 लाख का प्रॉफिट बुक करती है। ठीक है, अगले पड़ाव में देखेंगे इसको लेकर के क्या जो ईयरली बेसिस कहती है और एपीएस का कुछ फर्क पड़ा। तो कहती है यहाँ पे कंपनी को लेकर के जो सेल्स का रेशियो था, सेल्स में देखा गया कि वाई वाई में कंपनी ने क्या किया, गिर गया। जो 62 करोड़ था वो 20 करोड़ पे आ गई। मतलब यहाँ पे ट्रेंडिंग जो ग्रो लेवल की दर्शाना चाहिए मैनेजमेंट का, तो वहाँ पे नहीं दर्शाती है। मतलब मैनेजमेंट जो है वो पब्लिक के भरोसे है और होल्डिंग किसका है, 100% पब्लिक का है। अब यहाँ पे देखा गया इसको लेकर के जहाँ पे लास्ट 12 महीने की डेटा भी गिरावट में है, करीब पूरी 40% की गिरावट आ जाती है। यहाँ से 20% की गिरावट आती है किसके, सेल्स के अंदर। अब जब सेल्स के अंदर 20% की गिरावट थी तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लगातार पिटती है इस लास्ट 12 महीने और उससे पहले भी पीरियड में। ऑलमोस्ट प्रॉफिट के बारे में कंपनी कहती है कि हमारे पास प्रॉफिट का जो पार्ट था वो करीब करीब 95 लाख तक का प्रॉफिट हमने बुक किया लास्ट 12 महीने में। और उससे पहले की आकलन करें तो कहती है कि हमारे पास 62 लाख का क्या था, प्रॉफिट बुक किया। अब सवाल ये बनता है जो 62 लाख का जो प्रॉफिट उन्होंने बुक किया, ये प्रॉफिट में नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या कहती है। नेट प्रॉफिट मार्जिन के बेसिस पे जो ये दिखावा है, दिखावा किसको लेकर के, इस प्रॉफिट को लेकर के, प्रॉफिट एक दिखावा को लेकर के, उसके पीछे बैलेंस शीट जानना जरूरी है। तो बैलेंस शीट में जानना, चलते हैं और समझते हैं बैलेंस शीट। तो यहाँ पे सबसे पहले बात निकल के आती है कि अब बोरोइंग्स को लेकर के, तो कंपनी ने कहा कि हमारे पास कोई भी बोरोइंग्स का पार्ट नहीं है। किसको लेकर के, चलिए अच्छी बात है, रिजर्व डेवलप कर रही है। इसके बाद एक सवाल उठता है क्या इनके पास जो एसेट्स की पार्ट है वो क्या कहते हैं। तो कंपनी में कोई भी एसेट्स नहीं है। एक सामने वाली बात समझ में आती है कि यदि कोई पेनी स्टॉक है, कोई कंपनी है, कंपनी में कुछ एसेट्स होगा, कुछ लाइबिलिटियां होगी, ऑब्वियसली होना चाहिए। यदि प्रॉफिट उन्होंने बुक किया तो कंपनी के पास कोई एसेट्स ही नहीं है। चलिए फिक्स एसेट नहीं था। वर्किंग कैपिटल की बात करें, कुछ भी नहीं है, प्रोग्रेस में कुछ भी नहीं था। इन्वेस्टमेंट में कंपनी के पास कुछ भी नहीं है, नील वट्टा नील चल रही है। अब आती है एक सवाल, और सवाल है अदर एसेट्स को लेकर। कंपनी ने दिखाया जो हमारे पास जो अदर एसेट्स की पार्ट है उस पार्ट में इन्वेस्टमेंट तो कुछ भी नहीं। चलिए इन्वेस्टमेंट का हाल कुछ भी नहीं कहा, इन्वेंटरीज के हाल कुछ भी नहीं कहती है, सॉरी। आती है दूसरा सवाल जिसका नाम है ट्रेड रिसीवेबल्स। अब ट्रेड रिसीवेबल है 3 करोड़ का। 3 करोड़ का ट्रेड रिसीवेबल बनती है कितने के बेसिस पे, और ये सवाल बनेगा किसके लेकर, रेशियोज को लेकर कि आखिर इनका जो सेल्स के बेसिस पे डेटर पड़ा हुआ है उसका रेशियो क्या कहता है, और प्रॉफिट जो बुक्ड किया गया है उसके बेसिस पे रेशियोज का क्या एनालिसिस बनती है। तो चलिए 3 करोड़ के आसपास की जो डेटर्स पड़ी है, इसके पीछे देखें तो टोटल पूरे साल में 20 करोड़ का क्या बनाती है, सेल्स करती है। 20 करोड़ के सेल्स में 3 करोड़ का प्रॉफिट बना है, ये तो एक समझ में आती है। चलिए इसके बेसिस पे देखने को मिली हुई जो करीब 62 लाख के आसपास जो प्रॉफिट बुक किया, और 3 करोड़ का क्या है, इनका उधार पड़ा हुआ है। इन दोनों में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का क्या, और इसमें प्रॉफिट के बेसिस पे सीधा सीधा कहें एक राउंड अप के साथ में, तो 5 टाइम्स जो है ना वो क्या कहती है, कहती है मार्केट में इनका पैसा फंसा हुआ है जितना उन्होंने प्रॉफिट बुक किया। और आज के टाइम में इनका डेटर्स का रेशियोज में देना जरूरी है कि क्या इनके पास जो पैसे आते हैं वो कितने दिन में आते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास पैसे को लेकर के हमने कुछ शक्ति बनाई है, और जो हमारे लगातार जो 220 दिन तक था उसको कम करके 112 दिन, 100, फिर हमने 60 दिन पे लेके आए। अर्थात यहाँ पे इनकी पोजीशन क्या कहती है, अच्छी संकेत देता है। लेकिन जो डेटर्स रेशियोज कहती है उसके बेसिस पे कहती है कि यहाँ पे संकेत ठीक नहीं है। अगले पड़ाव में देखा जाए इसको इंडिकेटर के तौर पे, इंडिकेटर के तौर पे क्या कहती है इस कंपनी को लेकर के। इस 4 के 4 इंडिकेटर देखा जाए तो कहती है कि सेल्स ग्रो में कंपनी के पास उस लेवल पे ग्रो लेवल देखने को नहीं मिला। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करती है तो कहती है यहाँ पे लगातार निगेटिव है, प्रॉफिट
बना नहीं पा रही है कंपनी। स्टॉक प्राइस सीजीआर में कहती है कंपनी लगातार गिरावट में थी टाइम फ्रेम में, लेकिन लगातार एक साल में थोड़ा सा जंप कर गया 11% का। अब पेनी स्टॉक है, कहते हैं पेनी स्टॉक आपको करोड़पति बना सकता है और करोड़पति से आपको खाकपति बना सकता है। और इसी क्रम में देखा गया रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफी अच्छा नहीं देखने को नजर नहीं आई। 1% से लेकर के 4% तक का मैक्सिमम देखने को मिला। मतलब इनके चार जो हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन हैं वो उसको क्या कहती है, वो उसको सपोर्ट नहीं देती नजर आती है। किसको लेकर के, इनकी स्टॉक की चार्ट को लेकर, जहाँ पे चार्ट के बारे में संकेत देता है पिछले एक साल में जो स्टॉक ने 20% की गिरावट, एक साल में नियरली 12% की जम थी, 6 महीने में 20% की गिरावट, और नियरली 5 साल में कंपनी में 80% की गिरावट थी। और जिन मैं एक कई बार कुछ सवालें होती है मन में, और वो सवाल ये होता है जिन लोगों ने यहाँ पे लिया क्या सोच के लिया उस टाइम पे। आज से पहले की चर्चा करूं तो आज से 5 साल पहले की रेट देखूं तो 6 रुपए के आसपास की रेट हुआ करता था। कहते थे पेनी स्टॉक इज द मल्टीवैगर साबित हो सकता है। तो क्या ये मल्टीवैगर साबित हुआ या फिर मार्केट में गिरावट साबित हुआ? यहाँ पे देखने को आई जो लगातार गिरावट की ट्रेंड थी पिछले 6 महीने की ट्रेंड में यही दर्शाती है। 1 महीने की ट्रेंड भी इसका रिवर्सल ही दिखा रही है, कोई ऐसा अपर साइड के लिए ओपन होती नजर नहीं आती। अब इसके पीछे क्या हुआ, क्या कंपनी के प्रमोटर्स पेनी स्टॉक को छोड़ के निकल गए? ऐसा तो नहीं था। तो यहाँ पे देखने को ये मिली। चलिए जानते हैं इसको लेकर के क्या करने वाले हैं हम। रिकंसिलेशन करेंगे किसको लेकर के, इन्वेस्टर को लेकर के। यहाँ सेंटिमेंटल में कुछ अपडेट्स निकल के आती है, जहाँ पे क्या होती है, जहाँ पे वॉल्यूम जो है लगातार जंप कर जाती है, एक गुने 1 टाइम से ज़्यादा हो जाती है, 100%। वो जो वॉल्यूम नॉर्मल ट्रेडिंग था उससे ज़्यादा जंप कर गई। फिर कहती है फाइनेंशियल ऑडिटर की बात करती नजर आई थी, जिन्होंने अभी जून का डेटा देखा, तो जून के डेटा में क्या था, एक गिरावट देखने को मिला था। अब आती है एक तरफ शेयर होल्डिंग इन्वेस्टर को लेकर के, जो हमने पहले स्टार्टिंग में किया था। क्या क्या था, यहाँ पे रिकंसिलेशन करने के मतलब ये है, जो यहाँ पे डिमांड देखना जरूरी है, तो आखिर शेयर होल्डर कितने आ रहे हैं, कितनी विश्वास के साथ आ रहे हैं स्टॉक को लेकर के। तो यहाँ पे देखा गया जो लगातार स्टॉक में नए इन्वेस्टर की तलाश में नया शेयर होल्डर आते नजर आए। एक टाइम फ्रेम में देखिए तो यहाँ पे देखा गया कि मार्च में करीब 1,76,000 थे, बाद में जून में 1,86,000 हो गए। मतलब क्या हुआ, लगातार कुछ नए इन्वेस्टर्स यहाँ पे एंटर कर गए। अब जब नए शेयर होल्डर इंटर किए तो इनके से पहले कुछ लेटेस्ट वर्क ट्रेड की संख्या थी, तो कहती नहीं वर्क ट्रेड तो कोई फिलहाल देखने को नजर नहीं आई। और इस कंपनी में 100% जो है वो पब्लिक है, उसमें 1% की तादाद किसकी है, एफआई की देखने को मिली है, तो कहती है न्यू एरा फंड लिमिटेड। अब इस कंपनी के पास फंड है कि वो 1% के आसपास, क्या ये बड़े इन्वेस्टर्स हैं या नहीं है? इनके पास केवल दो कंपनी में पैसा लगा था। एक कंपनी में देखने को मिलती है श्री गणेश बायोटेक में, और दूसरा था वाइट ऑर्गेनिक्स में। भी हो सकता है ये इनके इंडायरेक्टली और डायरेक्टली प्रमोट कर रहे हो, लेकिन प्रमोटर के हेडिंग में नहीं आ रही है। इसके बाद आती है पब्लिक के पास। तो पब्लिक में 98% की होल्डिंग जो है ना, कंप्लीटली ये दिखता है जो कोई भी यहाँ पे 1% से ज्यादा पोजिशन लेके काम ही नहीं कर रहा, किसी का नाम नहीं आ रहा। जो कि पहले थे इसमें देखने को मिली, उन सब ने अपनी पोजीशन को लगातार बेच के आज के टाइम में जून तक के डेटा में कोई भी ऐसे इन्वेस्टर की लिस्ट नहीं निकल के आती है जहाँ पे कोई बड़े लोग या बड़े बिग बुल्स यहाँ पे बैठे हो इस पोजीशन को लेकर के। अर्थात ये हुआ कि मार्केट में इसमें प्रमोटर ने अपने पोजीशन को हटा लिया और उस सब के सब पब्लिक के पास शिफ्ट किया। और इस चार्ट के दौरान पे देखने को मिला जो लगातार जो गिरावट का संकेत था, हो सकता है कि मार्केट कितनी जाएगी, क्योंकि ये मूविंग एवरेज से भी काफ़ी कम ही देखने को मिलता है। तो ये हमने जानने का प्रयास किया स्टॉक को लेकर के, जहाँ पे कंपनी के बारे में कहती है जो क्या था, रेवेन्यू लगातार ग्रो जो होना चाहिए था वहाँ पे क्या करती है, 52% का गिरावट था। इतना ही नहीं, ऑपरेटिंग जो नेट इनकम सोर्स था उसमें कहती है 60% का इंक्रीज हो गया, जबकि रेवेन्यू में कहता है 52% की गिरावट थी और इनकम सोर्स में इंक्रीज कर गया। इसके बाद निकल के आते नेट प्रॉफिट मार्जिन में कहती है कंपनी जो 264% का सम था। तो केवल और केवल ये जो हिस्टोरिकल ये जो एक समरी डेटाज हैं
इस डेटा के पीछे जानना जरूरी है, क्योंकि इसके पीछे ही सारा राज छुपा होता है कि कंपनी को लेकर के आखिर कंपनी के बुक्स क्या चाहती है, कंपनी के फंडामेंटल्स में किस इफेक्ट को लेकर के देखा जाता है, खास किस कंपनी को लेकर के। यहाँ पे देखा गया कि यहाँ पे जो बैलेंस शीट की फिगर आउट थी उसमें कोई भी ऐसा अपडेट देखने को नजर नहीं, सबके सब ब्लैंक निकल के आती है। तो हमने जानने का प्रयास किया श्री गणेश बायोटेक इंडिया लिमिटेड को, जो कंपनी कहती है कि हमारे पास ट्रेडिंग इन द सीड्स एंड बुशी पे कामकाज करती है। और यहाँ पे जब हमने देखा था पीयर्स को लेकर के, तो पीयर्स के बारे में कहा कि ये तो सन फर्मा और बाकी सारी कंपनी से कंपेयर करता है। एक सवाल आता है कि अच्छा यहाँ पे है क्या। यहाँ पे देखने को सीधा सीधा है कि यहाँ पे नॉन कंप्लायंस का इशू था। और आते हैं इसको लेकर सेगमेंट वाइज लेकर, सेगमेंट वाइज में कुछ कंपनी ने अपडेट दिया तो अच्छी बात है, नहीं देगा तो फिर कुछ बात नहीं। तो कंपनी ने सेगमेंट वाइज ऐसा कुछ अपडेट ही नहीं दिया तो हमारा किस बिजनेस से क्या इनकम आ रही है, क्या नहीं आ रही है, कुछ ऐसा अपडेट देख की बात नहीं करती मेरा। इसके पहले देखा जाए तो लिस्टिंग एप्लीकेशन की बात उन्होंने किया था 13 तारीख को, उन्होंने क्या डिस्क्लोजर की बात किया है उस पर एक नज़र डालते हैं। कंपनी ने कहा जो जो क्यू आई पी बेसिस है, कहती है उनके बेसिस पे हम क्या करने वाले हैं। कंपनी डज नॉट हैव एनी फंड्स रिमेनिंग द यूटिलाइजेशन ऑफ द 30 जून को, कोई भी ऐसा फंड क्यू आई पी की फंड नहीं पड़ी हुई थी जो यूटिलाइजेशन में होना चाहिए। इसके अलावा देखा गया कंपनी को जो कहती है 30 जून को रिजल्ट को लेकर के उसमें कुछ यदि उन्होंने अपडेट अच्छे से दिया होगा, कुछ क्लियरिफिकेशन के साथ दिया होगा तो शायद बेहतर हो सकता है। यहाँ पे कंपनी ने सीधा सीधा जैसे कहते हैं ना बना के दे देना वैसे ही दे दिया, कोई प्रेजेंटेशन की बात नहीं है, कुछ ऐसा देखने को नजर ही नहीं आया जाके कंपनी कुछ अपने इन्वेस्टर को प्रेजेंटेशन दे रही है, लगता है वैसे जैसे चाह वैसे और स्कैन करके उन्होंने डेट कर दिया। इसके बाद कुछ लेटेस्ट में और कुछ अपडेट की तरफ देखें तो कुछ और कहती है इसको लेकर के, तो ऐसा कुछ देखने को नज़र नहीं आई। जो था वो क्या, बोर्ड मीटिंग हुई, बोर्ड मीटिंग के बाद उन्होंने अप्रूवल ऑफ क्या किया था, क्वार्टरली रिजल्ट। हमने जानने का प्रयास किया श्री गणेश को और श्री गणेश बायोटेक को लेकर के, जो एक पेनी स्टॉक रही है। पेनी स्टॉक के साथ साथ इसमें कुछ कमियां नहीं थी, तो आप इसको जाकर के कंप्लीटली स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हेयर।